हेलो मित्रों, नमस्कार। राघव ट्रेडिशनल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों में हम चर्चा किए थे टेंस के विषय में। टेंस के प्रकार बताए गए कि टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस कितने हैं कुल। तो टोटल 12 टेंस आपको बताए गए थे। सब्जेक्ट के विषय में आपको जानकारी दी गई थी, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के विषय में आपको जानकारी दी गई थी। आज हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में, इंडेफिनिट माने अनिश्चित और टेंस माने टाइम या समय। वर्तमान में अनिश्चित समय। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्तमान समय में कार्य का होना पाया जाता है और इस टेंस की पहचान होती है। पहचान ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। हर व्यक्ति की एक अपनी पहचान होती है। जैसे यदि हमें कोई न जानता हो तो व्यक्ति मुझसे पूछेगा आप कहाँ रहते हैं, आपके पिता का क्या नाम है, आपके गांव का क्या नाम है। तो जब हम अपनी पूरी डिटेल्स बताते हैं तो हमारे विषय में जान जाता है, उसको पता चल जाती है कि व्यक्ति कौन है। और ऐसी ही प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपनी पहचान को बता रहा है। अपनी पहचान क्या बताता है? पहचान को अंग्रेजी में आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपनी पहचान बता रहे हैं। हम आसान भाषा में आपसे कहें कि जिन वाक्य की क्रियाओं के अंत में, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको शॉर्ट में आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। तो जब शॉर्ट में वो आपको बता देते हैं तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा इसकी क्या विशेषता है कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, बच्चे कहते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आते हैं वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन नहीं, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में। अब बच्चा यहाँ समझ जाएगा कि क्रिया कहाँ है, तो क्रिया की भी पहचान हो जाएगी बच्चे को और उसकी पहचान भी उसको पता चल जाएगी। इस टेंस की पहचान क्या है? तो ता है, ती है, ते से पता चल गया बच्चे को इस टेंस की पहचान क्या है और उसी से पता चल गया कि क्रिया भी है। तो जहाँ कहीं भी ता है, ती है, ते है लगा रहेगा बच्चा समझ जाएगा कि ये क्रिया है। अब यहाँ पर पहचान इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है क्या? हेल्पिंग वर्ब्स होती है डू और डच। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डच। इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अथवा फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया जाता है। एस या ईएस लगाया जाता है। तो इसका रूल है, नियम है, प्रत्येक टेंस के, कोई भी टेंस होगा, प्रत्येक टेंस के 4 सेंटेंस पढ़े जाते हैं।
प्रत्येक टेंस के 4 सेंटेंस पढ़े जाते हैं। वो सेंटेंस मैं आपको बोल के बता देता हूँ। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य। थोड़ा वीडियो विस्तार से बड़ा हो जाएगा क्योंकि हम आपको विस्तार से बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस का मतलब भी होता है साधारण वाक्य, और इसी को अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, इसी को पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, इसी को कॉमन सेंटेंस भी बोल सकते हैं, इसी को ऑर्डिनरी सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो साधारणतया सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस ही यूज किया जाता है। हमने आपके सामने लिख दिया साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का रूल है कि यदि एक वचन कर्ता अर्थात यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, वन नेम, तो आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस लगाएंगे। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल अर्थात आई, बी, दे, यू तथा एक से अधिक नाम हो, तो आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या यस या यस लगाएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर आप कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक, ऑब्जेक्ट का मीन्स होता है कर्म, और वर्ब का मीन्स होता है क्रिया, और सब्जेक्ट का मीन्स होता है कर्ता, और स्ट्रक्चर का मीन्स होता है संरचना। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो व्यक्ति कार्य को करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। कहने का मतलब कार्य को करने वाला व्यक्ति ही कर्ता कहलाता है, अर्थात यूं कहें कि जो व्यक्ति कार्य को करे वही कर्ता कहलाता है। अब क्रिया क्या है? जो कार्य हो रहा हो उसे क्रिया कहते हैं। जितने भी कार्य व्यक्ति करता है वो सब क्रिया ही कहलाती है, जैसे पढ़ना, लिखना। अब हम पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, हम आपको कुछ सिखाने का कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना क्रिया हुई। आप जो सीख रहे हैं, सीखना क्रिया हुई। क्रिया की पहचान होती है ना। जिन शब्दों के अंत में ना शब्द लगा हो वो क्रिया है, जैसे उठना, बैठना, रोना, गाना, लिखना, पढ़ना आदि। जिस उद्देश्य के लिए कार्य किया जाए, कर्ता और क्रिया मिल करके जो उद्देश्य बनाते हैं, जिस उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, कर्म कहलाता है। और पूरक जो किसी वाक्य को पूर्ण कर देता है वो पूरक कहलाता है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि किन किन वाक्यों में, किन किन शब्दों में हम यस या यस लगा सकते हैं। ये बहुत विशेष जानकारी है। वर्ब की फॉर्म्स भी आपको याद करने की आवश्यकता होगी। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अर्थात फर्स्ट फॉर्म सामान्य शब्दों में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म हुई, वेंट सेकंड फॉर्म हुई और गॉन थर्ड फॉर्म हुई। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वर्ब यदि सब्जेक्ट हमारा एक वचन का होगा, सिंगुलर होगा, अर्थात ही, सी, इट होगा या एक नाम होगा, तो हम वर्ब में यस या यस लगाएंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, बी, दे, यू या एक से अधिक नाम होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब हम कैसे जानें कि यस या यस कहाँ हमें लगाना है? तो जिन शब्दों में यस, एस एच, एस एस, सी एच, यक्स, ओ, जेड ये शब्द आए वहां पर हमें ई एस जोड़ना चाहिए। जिन शब्दों के अंत में ये शब्द आते हैं उन शब्दों के अंत में हम ई एस जोड़ते हैं। और
जिन शब्दों के अंत में यस, यस एच, यस यस, सी एच, यक्स, ओ और जेड आता है, वहाँ पर हम ओनली केवल और केवल यस जोड़ते हैं, यहाँ पर ई एस जोड़ते हैं। आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। अब हम आपको कुछ सेंटेंस हल करके बताते हैं। जैसे लिख दिया जाए कि कमला एक मधुर गीत गाती है। एग्जाम्पल में कमला एक मधुर गीत गाती है। अब यहां पर प्रश्न करेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। अब इस क्रिया पर हम प्रश्न करेंगे कि गीत गाती है, तो प्रश्न कर्ता को पता करने के लिए हम कौन लगा करके प्रश्न करें तो कर्ता का पता चल जाता है। कमला एक मधुर गीत गाती है, कौन एक मधुर गीत गाता है, तो कमला एक मधुर गीत गाती है, कर्ता हो गया कमला। अब कमला कौन सा कार्य कर रही है, गीत गाने का कार्य कर रही है, तो गीत गाना क्रिया हो गई, गाना क्रिया हो गई और कमला सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर कमला सबसे पहले लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले कर्ता लिखा जाएगा सूत्र के अनुसार, स्ट्रक्चर के अनुसार। कमला, कमला सिंगुलर है, एक नाम है। अब हम वर्ब लिखेंगे तो गाना क्रिया हो रही है, तो सिंग माने गाना। अब सिंग मीन्स गाना, कमला सिंगुलर है इसलिए हम यस लगाएंगे। कमला सिंग्स, क्या गाती है, एक मधुर गीत, तो सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग। स्वीट मीन्स मधुर और सॉन्ग मीन्स गीत। कमला सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। अगला है मैं रोज स्कूल जाता हूँ। मैं रोज स्कूल जाता हूँ। कौन रोज स्कूल जाता है, मैं। सब्जेक्ट हो गया मैं, प्रश्न किया गया कौन रोज स्कूल जाता है, तो मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ मैं हो गया सब्जेक्ट। मैं क्या कर रहा है, मैं जा रहा है, मैं जाने का कार्य कर रहा है, इसलिए जाना क्रिया हो गई और मैं सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। अब इस मैं का जाने का उद्देश्य क्या है, ये कहाँ जा रहा है, कोई स्थान है तो स्कूल, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट हमारा आई प्लूरल है, आई के साथ हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, तो आई गो। गो मीन्स जाना, आई गो। जब किसी स्थान को जाया जाता है तो टू लगाया जाता है, तो आई गो टू। आई गो टू, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। आई गो टू स्कूल, कब जाते हैं, डेली जाते हैं, डेली मीन्स रोज, तो आई गो टू स्कूल डेली। धन्यवाद। आगे के सेंटेंसों में, आगे की वीडियो में हम आपको पुनः आगे के सेंटेंस बताने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।